गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे बेसिकली आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि आपसे बार बार कॉल करते हैं कि सर आंसर मतलब कितने इतने लिमिटेड स्पेस में इतने लिमिटेड टाइम में, और जो क्वेश्चन आ रहा है वो मल्टी डायमेंशन क्वेश्चन आ रहा है, इतने लिमिटेड स्पेस में हम लिखें कैसे। उसके साथ साथ जो आपके पास बुक है उसमें से कंटेंट का इस्तेमाल कैसे करके कंसाइज में नोट्स बनाए, और कैसे रियल टेस्ट में कॉपी में कैसे स्टूडेंट लिख रहा है वो हम आपका डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम बुक के उन पन्नों में भी जाएंगे जहां से आपको कंसाइज वे में आपको जानना है। तो आज सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले आते हैं कि किसी स्टूडेंट की कॉपी खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि स्टूडेंट बेसिकली टेस्ट सीरीज में लिख कैसे रहे, वो फ्रेम कैसे करते हैं ओरिजिनली जो बेसिकली लिख रहे हैं। तो ये जो पहली कॉपी है, एक स्टूडेंट है जिसने अभी आंसर लिखे हैं, अपने बहुत अच्छे अच्छे आंसर इसने लिखे हैं, बट इसमें क्या कमियां हैं क्या है ये हम अभी देखते हैं। ये क्वेश्चन है पहला, इसमें डिस्क्राइब द रैपिडली एक्टिंग सिनेप्टिक ट्रांसमीटर विद द सुटेबल एग्जाम्पल। अब इस स्टूडेंट ने क्या है, ये एकदम सही से बताया है कि क्या न्यूरो ट्रांसमीटर है, मगर इसने जो मैकेनिज्म बताई है, ये जो इतना लंबा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे आप देखोगे ये मैकेनिज्म ऑफ एमिनो न्यूरो ट्रांसफाइड, ये इसने बहुत लंबा किया है। इसको ये चीज सीखनी होगी कि कैसे कंसाइज वे में लिखना है। जैसे इतना जो एक्सप्लेनेशन किया है, मैं अभी बुक के उस पार्ट में आपको ले जाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से इसमें गड़बड़ हो रहा है। अब इस बुक में हम न्यूरो ट्रांसमीटर पे जाते हैं। अब इसमें देखिए न्यूरो ट्रांसमीटर में आइए, अमीनो न्यूरो ट्रांसमीटर की बात है। तो यहाँ पे जैसे अमीनो न्यूरो ट्रांसमीटर, इसमें जो जो कंटेंट है आपको क्या करना है, ये सिंथेसिस बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। न्यूरो ट्रांसमीटर सिंथेसाइज विद इन द न्यूरा फ्रॉम द प्रिकर्शन मॉलिक्यूल, ये सब आपको लिखने की पूरा डिटेल, इतना जो कंटेंट है ये सब लिखने का इतना जरूरत नहीं है। जो जो की पॉइंट्स हैं इनमें, ठीक है, ये पूरा कंटेंट अगर आप एग्जाम में लिखने जाएंगे ये नहीं लिख पाएंगे। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है, आपको की पॉइंट्स है, इसमें बस की पॉइंट लिखना है। रिलीज एक्शन प्रोडक्ट रीच द प्री सिनेप्टिक ऑपरेशन, ये रिलीज कहां पे, बस इतना सा लिख दीजिए, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां बस इतना ही लिखिए, सिनेप्टिक बस रिलीज फ्रॉम द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके बाद बाइंडिंग टू द रिसेप्टर बाइंडिंग, पर्टिकुलर उसका रिसेप्टर होगा, उस पे आप लिख दीजिए रिसेप्टर लाइक बाइंडिंग एपी, ये एनडीएमए, ये जो रिसेप्टर है बस इतना लिखना है। गाबा बी रिसेप्टर, बस इतना सा लिखना है। आप ये पूरा डिटेल लिखने जाएंगे तो नहीं होगा। उसी तरह से आयन चैनल कैसे, उसके बाद कैसे आप आयन चैनल का एक्टिवेशन होगा, कैसे प्लस माइनस का जो वाला डायग्राम आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपने देखा होगा, या न्यूरो ट्रांसमिशन न्यूरल इंपल्स जो जाती है उसमें आपने ये चीज देखी होगी। तो ये आप पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप मेन की पॉइंट देखेंगे कि सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, मेन मॉलिक्यूल दिखाया, फिर रिलीज कहाँ हो रहा है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में हो रहा है, रिसेप्टर कौन सा है, गाबा बी रिसेप्टर हो गया, आयन चैनल आप बताएंगे किस तरह से ये पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन नर्व में हो रहा है। बस सिंपल सा 2 वर्ड लिखना है आपको। अगर आप पूरा डिटेल आप करेंगे तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। अब आते हैं उसकी कॉपी में फिर से इसी तरह से सारे जो मैकेनिज्म है बुक में, आप जाओगे ना पेज में, पर्टिकुलर मास्टिंग, ये वॉल्यूम 4 वाली बुक है, मास्टिंग जूलॉजी वॉल्यूम 4, और इसी तरह से सारे का मैकेनिज्म दिया हुआ है। मगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है कि सिंथेसिस होती है, फिर पर्टिकुलर जो लोकेशन पे रिलीज होता है, फिर पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा, फिर इंट्रासेलुलर सेलिंग होगी, कौन सा सेलुलर मैकेनिज्म है, साइक्लिक एमपी, IP3, कैल्शियम, ये बस सिर्फ इतना सा लिखना है। और उसके बाद फाइनल जो एक्शन है या उसका जो रीअपटेक और या डिग्रेडेशन हो रहा है वो लिखना है। इस तरह से सबका दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए आगे, ये स्टूडेंट ने, तो इसने क्या किया है, बाकी ये सारे एग्जाम्पल सही लिखे हैं, ठीक है, इतना यहाँ पे जस्टिफाई होता है। मगर ये जो कहानी इसने बहुत लंबी सी लिखी है, ये एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। तो आपको इस तरह का ये फ्लो चार्ट बनाना है, यहाँ से ये बनाना है प्रॉपरली, और उसको एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वे में कंक्लूड कर देना है। आप इतना लंबा आंसर लिखेंगे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द डिफरेंट स्टेप इन मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन, व्हाट आर द फंक्शन दैट रिक्वायर आयरन, एड ए नोट ऑन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म, डिफरेंट स्टेप इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन, व्हाट आर द फंक्शंस, ठीक है।
अब ये जो है स्टूडेंट, ये सारा कुछ क्या कर रही है कि ये पूरा का पूरा वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश है। यही नहीं करना है, ठीक है। ये आपको डायग्राम बुक में दिया हुआ है, वहाँ से एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। अभी हम आपको बुक में ले चलते हैं। फंक्शन दैट रिक्वायर दैट आयरन रिक्वायर, ये जो आपका है ये आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे अगर आप जितनी थ्योरी लिखेंगे एग्जाम में पूरा नहीं होगा। यहाँ पे आप डायग्राम आपको बनाना है। मैं अभी आपको बुक में ले चलता हूँ कहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है। फंक्शन दैट रिक्वायर आयरन, ये फंक्शन वाला पार्ट अलग हो गया। और उसके बाद लास्ट है रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट सोर्स स्टेबल। रेगुलेटरी मैकेनिज्म आपके बताना है। तो ये यहाँ पे इसने रेगुलेशन लिखा। इस आंसर में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि स्टूडेंट ने कहीं भी डायग्राम के बेसिस में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की है। अब इस तरह का अगर आंसर आप लिखेंगे तो प्रैक्टिकल सेंस में आप रियल एग्जाम में नहीं लिख सकते। रियल एग्जाम में आपको ये लिख नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है कि कैसे आपका आयरन रीअब्जॉर्प्शन होता है। आप बुक में आइए, यहाँ पे आइए। ये भी नहीं है, आयरन अब्जॉर्प्शन ब्लड वाले में होगा। अब ये आयरन एब्जॉर्प्शन में आइए, ठीक है। अब ओवरव्यू ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन दिया गया है डाइटरी में। ये आपको बस इतना फ्लो चार्ट में अगर बना सकते हैं तो बनाना है, अदरवाइज आपको इसमें पूछा नहीं है तो इसमें ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो ये डायग्राम है प्रोसेस ऑफ आयरन, आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। और इसके साइड में ही जितना लिखना है ये डायग्राम बनाना है। इसके साइड में ही आपको लिखना है फेरोपोर्टीन के बारे में लिखना है, इसका क्या रोल है। हीम आयरन के बारे में लिखना है। ये विटामिन सी के बारे में यहां लिखना है। और फेरिक वर्सेस फेरस आयरन के बारे में लिखना है। ये सब आपको साइड में ही लिखना है। उसके साथ साथ ये जो ट्रांसपोर्टर है इसके बारे में लिखना है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये आयरन के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड फैक्टर है, ठीक है। आपको मैं इधर इसको स्प्लिट करता हूं मैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा है रेगुलेशन ऑफ आयरन। अभी रेगुलेशन हम बाद में बात करते हैं, पहले इसमें जो है क्वेश्चन डिफरेंट स्टेप इन मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन। ये आपका जो स्टेप है डाइटरी आयरन फॉर्म, उसके बाद जो हीम आयरन रिडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, इंट्रासेलुलर हैंडलिंग, ये सब आपकी बस की पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करना है। और ये जो स्टेप्स हैं किस तरह से आ रहा है, फिर विटामिन सी का जरूरत पड़ता है, फेरिक आयन फेरस में चेंज होता है, और कैसे ये जो ट्रांसपोर्टर है ये काम करता है। उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन, इसका स्टोरेज होता है। फिर किस तरह से ये जो स्टेप्स हैं ये आपको इसको पॉइंट्स में लिखने हैं। उसके साइड में, ये डायग्राम के साइड में ही लिखना है, यहाँ पे ही लिखना है फेरस आयरन, फेरिक आयन वर्सेस फेरस आयन, विटामिन सी के बारे में ये डायग्राम बनाना है। और सब साइड में मैक्सिमम की पॉइंट्स में आपको इसके नीचे लिखना है। बुक में ये डिटेल में इसलिए है ताकि आप ये समझ सकें कि बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग भी तो बढ़नी चाहिए, मगर आप इस तरह से लिख नहीं सकते। वहां पे अगर इतना लेंदी जार्गन लिखेंगे, आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन रिडक्शन, ये सब आपको पॉइंट्स में वहां पे लिखना है, ठीक है। और साइड में ही लिखना है, यहाँ एक डायग्राम आएगा, उसके साइड में ये सब लिखना है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। आयरन का एब्जॉर्प्शन के किस फॉर्म में होगा, फेरस के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। ये आपने लिखा। उसके बाद आयरन का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में कौन कौन सा चीज का जरूरत पड़ेगा, विटामिन सी का जरूरत पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको फिर करना होगा। फिर इसका स्टोरेज एंड रेगुलेशन, स्टोरेज किस फॉर्म में होता है ये भी आपको बताना पड़ेगा। फिर ऑक्सीडेशन एंड और आयरन एक्सक्रीशन, यहाँ पे ये लास्ट स्टेप जो है, ये हेडिंग इसका सही है, ठीक है, मगर यहाँ पे डायग्राम एक मिसिंग है। तो आपको ये डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, और जो भी लिखना है इसके साइड में लिखने का प्रैक्टिस करिए, और थोड़ा बहुत हो सके तो नीचे का स्पेस लेने की जरूरत है। उससे ज्यादा अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो रियल एग्जाम में आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अब आगे आइए। अब इसमें क्या है, रेगुलेशन पूछा है। फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, किस किस फंक्शन में आयरन का जरूरत होता है, ठीक है।
यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी के बारे में। रेगुलेशन में हेप्सिडिन का रोल होता है, रेगुलेशन ऑफ आयरन होम्योस्टेसिस बाय हेप्सिडिन। ये हेप्सिडिन और हेप्सिडिन एक्सप्रेशन ये आपको समझना पड़ेगा किस तरह से इसका रेगुलेशन। उसके साथ साथ इसका रेगुलेशन ये जो फेरोपोर्टिन है इसके थ्रू भी होता है। इसका प्रेजेंस और एब्सेंस ये डिसाइड करता है कि ये ब्लॉक होगा या नहीं होगा। ठीक है, हेप्सिडिन ये ब्लॉकेज को कंट्रोल करने का काम करता है, और ये हिफेप्सिडिन ये भी आपके क्या किसमें रेगुलेशन में काम करता है। तो आपको इस तरह से जब ये नोट्स बनाएंगे तो आपका नोट्स जो बनेगा इस डायग्राम का प्रैक्टिस करिए, इस डायग्राम का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और स्टेप वाइज यहाँ पे लिखिए कि आपका स्टेप क्या है। पहला, आयरन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो बस इतना सा लिखना है। आयरन एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, फेरस फॉर्म चेंज इनटू फेरिक फॉर्म। ठीक है, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, कौन सा ट्रांसपोर्टर यूज हो रहा है इसके बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, आयरन का स्टोरेज किस फॉर्म में हो रहा है इस पे देंगे। ठीक है, फेरिक फॉर्म में। और चौथा कौन सा है, उसके बाद आयरन का एक्सक्रीशन, ये डिमांड बेसिस पे किस तरह से एक्सक्रीशन होगा, ये फोरोपोर्टिन किस तरह से कंट्रोल होगा, इसके बेसिस पे क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। लास्ट उसके बाद जो होगा आपका रेगुलेशन स्टेप आता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में जानबूझ के पूछ लिया है रेगुलेशन कैसे है। पूछे चाहे नहीं पूछे आपको ये रेगुलेशन लिख के ही आना है ना। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो आपको आयरन के एब्जॉर्प्शन का रेगुलेशन नहीं लिखना है, उस कंडीशन में ही लिखना है आपको, तभी लिखना है। हेप्सिडीन, हिपेप्सिडीन और हेप्सिडीन ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं इस पोर्टर को कंट्रोल करने के लिए। बुक में सब कुछ दिया होगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये है, और फंक्शन आपका ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको जो आंसर है वो फ्लो चार्ट में देना है और कंसाइज वे में देना है। इतने वर्ड का इस्तेमाल कर पाना मुश्किल है। अब इस स्टूडेंट को क्या करना था, ये रोल ऑफ हेप्सिडिन डायरेक्टली बोलना था, ये फेरोपोर्टिन को किस तरह से, चैनल को किस तरह से कंट्रोल करता है। बस ये एरो लगा के यहाँ पे बस लिखना है कि एक्सेसिव कंडीशन में किस तरह से इसको ब्लॉक कर देता है, मिनिमम जब आयरन की जरूरत होती है तो किस तरह से इसको ओपन कर देता है। बस ये दो चीजें आपको वहां पे लिखनी है, बस उससे ज्यादा नहीं होता। रेगुलेशन ऑफ हेप्सिडिन एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें आपको मतलब डायरेक्टली आपको बनाना है हेप्सिडिन और फेरोपोर्टिन। अब बीच में कहानी लिख देनी है कि कैसे ये मैकेनिज्म हो रही है। बाकी डिटेल आप नहीं लिख पाएंगे, इतने वर्ड्स तो लिख पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब आगे आइए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट यू मीन बाय न्यूरोट्रांसमिटर एंड एंड्रोजन पेप्टाइड। ये न्यूरोट्रांसमीटर का क्वेश्चन है जो हमने अभी डिस्कस किया। अब दूसरा आता है, enlist the source of energy for the molecule contraction, describe the mechanism of contraction of skeletal muscle। source of energy, अब सोर्स ऑफ एनर्जी आप आइए देखिए इस एग्जाम बुक में कहा दिया हुआ है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं हम, अब इस बुक में देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन यहां दिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इस स्टूडेंट को क्या कर दिया इसने, बेसिकली पावर स्ट्रोक जो होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, उसका ये डायग्राम बना दिया। बनाना कौन सा डायग्राम था, ये वाला डायग्राम बनाना था इस आंसर में। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी में ये डायग्राम बनेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी में ये वाला डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम को बनाने के बाद सोर्स ऑफ एनर्जी में डायग्राम बनाना है और उसके बाद अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, हेडिंग सेंटर में पड़ेगी, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सेंटर में पड़ा, और इसके बाद ये वाला डायग्राम बनेगा, दैट्स इट। उसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं करना है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो क्वेश्चन है, अब इसको स्टेप वाइज कैसे करना है। अब इस स्टूडेंट ने फिर से क्या गलती किया है, डायग्राम का ना इस्तेमाल करके फ्लो चार्ट बेसिस, इतना वर्ड बेसिकली पॉसिबल नहीं। आपको क्या करना होगा, नहीं ये अप्रोच गलत है इसलिए क्योंकि इस तरह से आप एग्जाम में लिख नहीं सकते। यहाँ पे कोई भी डायग्राम नहीं है, और जितना डायग्राम कम इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा वर्ड इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, वो वहां पे
टाइम लिमिट में हो नहीं पाएगा। तो अब देखिए फ्लो चार्ट में कैसे करना है। डिस्चार्ज ऑफ मोटर न्यूरॉन, ये पहला स्टेप हुआ, ठीक है। फिर राइज ऑफ एसिटिक रिलीज ऑफ एसिटिकोलिन और द मोटर एंड प्लेट। अगर ज्यादा बनाना है तो आपको ये एक क्लेफ्ट प्लेट वाला डायग्राम बना दीजिए। यहाँ पे रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन, बाइंडिंग और एसिटिलकोलिन ऑन रिसेप्टर, ये सारा चीजें आप ऑलरेडी पढ़ते हैं नर्व इम्पल्स में, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने दिखा दिया ये एसिटिलकोलिन यहाँ पे अटैच हुआ, फिर आपने यहाँ पे दिखा दिया प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये प्रोग्रेशन हो गया। जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द मसल फाइबर। अब क्या है कि यहां से क्या है, सिग्नल गया मसल फाइबर को, मसल फाइबर को जाएगा तो ये टी ट्यूबुल जो आपका होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, उसको सिग्नल देगा तो उसके अंदर में कैल्शियम जो है वो कैल्सीक्वेस्टिन के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होता है। अब ये रिलीज होगा, अब कैल्शियम रिलीज होगा तो फिर आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन में देखा होगा ट्रोपोनिन सी पे जाके अटैच होगा, तो उससे क्या होगा, मायोसिन हेड ओपन हो जाएगा। अब ये मायोसिन हेड ओपन होगा तो फिर फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज होगा, ये वाला डायग्राम आएगा। और क्रॉस ब्रिज होने के लिए यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, जिसको कहते हैं पावर स्ट्रोक, ये वाला डायग्राम आएगा। अब जब ये हो गया है सारा, तो लास्ट जो डायग्राम होगा वो आपको ये वाला बनाना है, एक रिलैक्स कंडीशन वाला सार्कोमियर और एक ये कॉन्ट्रैक्टेड स्ट्रेट वाला सार्कोमियर। ये जो अप्रोच है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने का, इस अप्रोच में फायदा क्या है कि आपसे 10 नंबर पे पूछे, 15 नंबर में पूछे, 20 नंबर में पूछे, आप तीनों ही कंडीशन में लिख सकते हैं। बस डिपेंड करेगा कि 10 नंबर में पूछेगा तो ये वाले स्टेप्स को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इन स्टेप्स को मतलब डायरेक्टली आप सिर्फ डायग्राम से एक्सप्लेन करके चले आइए, उतने में 10 नंबर में आपका काम हो जाएगा। मगर 15-20 नंबर में आता है तो इसके स्टेप को थोड़ा सा स्लाइड में ही एक्सप्लेन करना है, बहुत डिटेल में नहीं करना है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आंसर आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम बेस्ड ही देना है। अगर आप बहुत लेंदी इस तरह से आप लिखेंगे तो ये मतलब यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बट रियल एग्जाम में आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अब आइए आगे। अब गिव द कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड डिस्कस द रोल ऑफ ऑक्सीजन एंड कैल्शियम, ये ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये इस लड़की ने सही लिखा है, इस स्टूडेंट ने, इसका आंसर यहाँ पे सही है, ये डायग्राम भी सही है और ये सारी चीजें ठीक है। अब हीमोग्लोबिन रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यह अब जैसे ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये वाला जो डायग्राम है ये बेसिकली कॉपरेटिबिलिटी एक कंसेप्ट होता है। एक ऑक्सीजन जैसे हीमोग्लोबिन से अटैच होता है तो दूसरे एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। तो जैसे ही एक मॉलिक्यूल अटैच होता है तो वो रिलैक्स कंडीशन में जाता है, बाकी और ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी उसकी बढ़ जाती है। ये जो कंसेप्ट है कॉज ऑफ कॉम्पैटिबिलिटी, ये आपको हीमोग्लोबिन के ट्रांसपोर्ट में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा है और लंग लेवल पे क्या हो रहा है, ठीक है। कि इस तरह से एक्सप्लेन अगर आप करेंगे तो जो टिश्यू लेवल पे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो वहां ऑक्सीजन का डिमांड, यहाँ पे कैसे प्रेशर मैकेनिज्म होगा, मतलब आपका लंग के पास में प्रेशर मैकेनिज्म कैसा है, टिश्यू लेवल पे एक प्रेशर मैकेनिज्म कैसा है, और इस तरह से कहाँ कितनी एफिनिटी है, आपकी एफिनिटी जो चेंज हो रही है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के पर्सपेक्टिव में, ये आपको फ्लो चार्ट में ही बता देना है, ठीक है। तो रोल ऑफ हीमोग्लोबिन उसका टिश्यू लेवल पे यहाँ पे और लंग लेवल पे। तो ये जो प्रेशर मैकेनिज्म आपने बताया, ये अगर जब आप यहाँ दोनों लेवल पे बताते हैं तो ये ज्यादा बेटर निकल के आएगा। और यहाँ पे आप प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दीजिए और कॉपरेटिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बता दीजिए और कितना % क्या फ्लो होता है ऑक्सीजन, ये आप बता देंगे, ठीक है।
तो ये इस तरह से इसमें आंसर ज्यादा कंसाइज वे में लिखा जा सकता है, वरना ये बहुत ज्यादा कंटेंट है इसमें। हीमोग्लोबिन इन कार्बोहाइड्रेट, ये वाला बेटर आंसर है। ठीक है, अब आते हैं, अब किसी और स्टूडेंट की कॉपी चेक करते हैं। ये स्टूडेंट ने मैकेनिज्म ऑफ विजन ऑफ आई किया हुआ है। स्टूडेंट की कॉपी बहुत सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको बस कंसाइज करने की जरूरत है। मगर ये क्या है कि नई स्टूडेंट है तो अभी लेंदी लेंदी कर रही है, मगर जैसे जैसे इसका रिवीजन होता जाएगा ये आंसर अपने आप ही कंसाइज होते शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, मगर ये अगर ये वाला स्टेप कोई नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही कॉपी में आपका सब कुछ हो जाएगा, कि कंटेंट भी अच्छा हो जाएगा, डायग्राम भी अच्छे हो जाएंगे, एकदम मतलब वेल प्रेजेंटेशन वे में, स्ट्रक्चर वे में आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होना, आपको एक फेज से गुजरना पड़ेगा। शुरुआत में बहुत लेंदी लेंदी लिखेंगे, डायग्राम अच्छे बनेंगे नहीं, कंसाइज वे में नहीं होगा, स्ट्रक्चर नहीं होगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे रिवाइज करेंगे कंटेंट में कमांड आएगा, आपकी आंसर कॉपी जो है बेसिकली बहुत ही सुंदर होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के पास कंटेंट बाकी सब कुछ है, अब बचा क्या है, इसको रिवाइज और करना है और उसके बाद फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना है। बाकी और कॉपी देखते हैं। अब स्टूडेंट को देखिए, यहां भी कंटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम, यहाँ पे डायग्राम यहीं पे आएगा। डायग्राम हमेशा आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस बहुत सही है इसमें, इसके सारे पॉइंट जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस के बहुत सही है। ये ध्यान से देखिएगा, व्हाट ये हमने एडिशनल जो टेस्ट पेपर है उसमें एडिशनली हमने इसमें ज्यादा ट्विस्ट किया है, ये इसमें अटैच किया है ये आपको। व्हाट काजेस लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ ड्यूटेरोस्टोम, मतलब प्रोटोस्टोम से ड्यूटेरोस्टोम क्यों बना, ये एडिशनली हमने ऐड किया है जानबूझ के, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसमें कुछ थोड़ा सा ट्विस्टेड है। कल ही आपने जेकेपीएससी में क्वेश्चन आपने देखा होगा, मोनोसिस्टिस और एंटीमीवा, मोनोसिस्टिस और एंटीमीवा का जो क्वेश्चन आया उसमें पैरासिटिक एडेप्टेशन ऐड कर दिया है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी होगी कि अब आपको थोड़ा सा लॉजिकल पर्सपेक्टिव भी तैयार करना होगा। और जेकेपीएससी में भी नहीं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था हरियाणा में, वहां भी देखेंगे ना बहुत अप्लाइड एस्पेक्ट के क्वेश्चन आए हुए हैं, जहां से आपको ध्यान देना होगा कि हमको भी उस तरह से क्वेश्चन कुछ तैयार करके रखने हैं, वो उसमें अटैच कर देगा और आपका सारा कॉन्फिडेंस रियल एग्जाम में गिर जाएगा अगर आपने पहले से इस तरह से लॉजिकल वे में तैयार नहीं किया है। तो इसको स्टूडेंट के पास सारा कंटेंट है, बट ये चीज थोड़ा सा कंसाइज वे में लिखा जा सकता था। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसमें स्पेस, एग्जाम्पल के लिए समझिए, आपको प्रोटोस्टोम समझिए, प्रोटोस्टोम उसके जो फीचर्स हैं जैसे 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि क्यों ये पर्टिकुलर प्रोटोस्टोम, जैसे नीचे वाले ऑर्गेनिज्म हो गए, ज्यादातर एक्वेटिक हैबिटेट में है, सेसाइल है, कॉलोनी में रहते हैं, बहुत ज्यादा इफिशिएंट नर्वस सिस्टम या कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है। मगर इवोल्यूशन में जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, ड्यूटेरोस्टोम में टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन, वेरियस निची में अडेप्टेशन की जरूरत है। तो इसके लिए क्या जरूरत है आपको, इफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रेन, वॉकिंग, गेस्टेशन पीरियड, पेरेंटल केयर से रिलेटेड। इसके लिए क्या जरूरत है कि ड्यूटेरोस्टोम जब तक, मतलब ड्यूटेरोस्टोम देखिए, ड्यूटेरोस्टोम, मेटामेरिज्म, सीलोम और सिमेट्री, ये तीनों चीजें ही आपस में रिलेटेड। आप देखोगे जहां से मेटामेरिज ज्यादा बेटर होगा वहीं से चीजें ऑर्गेन सिस्टम का मतलब बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को इवॉल्व होने के लिए जरूरी था कि ड्यूटेरोस्टोम का इवोल्यूशन हो। तो दैट्स व्हाई क्यों काजेस दैट लेड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ड्यूटेरोस्टोम। तो ये आप फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं, एक तरफ इधर बनाया और एक तरफ ये पॉइंट्स इधर लिख दिए यहाँ पे। तो ये ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन है, क्योंकि उसमें आपको कम वर्ड में लिखना पड़ेगा और एग्जामिनर को डायरेक्टली लिख जाता है कि क्या लिख रहे हो। इसमें हम एग्जामिनर को पढ़ना पड़ेगा एक एक लाइन, और इतने वर्ड लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेगी कि कैसे कंसाइज वे में लिखना है। ठीक है, अब आगे आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बेसिकली डिस्कस द टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री इन द एनिमल, हाउ द इवोल्यूशन ऑफ बायलैटरल सिमेट्री evolved, contributed to the advancement of cephalization, directional movement and higher body organization। अब देखिए,
अब यहाँ पे एक डायग्राम का जरूरत था, यहाँ पे ही डायग्राम बन जाएगा, एसिमेट्री और रेडियल और बाइलेटरल का यहाँ पे डायग्राम बन जाएगा। सॉरी, ऑलरेडी स्टूडेंट ने बना रखा है, सॉरी इसके लिए। तो ये इस स्टूडेंट ने ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ तक ये कहानी हो गई। अब जो ये है, इतना जो इसने स्टूडेंट ने लिखा है, ये पूरा कंटेंट तो पूरी तरह से सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है इसमें, मगर इसको फ्लो चार्ट बेसिस में करने का जरूरत था। मतलब आप ब्लॉक डायग्राम का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको बताते हैं, इसको सिंपल दीजिए, सिमेट्री, सेंटर में आप सिमेट्री लिखिए और उसके बाद ऐसे एरो बना दीजिए। सिफिलाइजेशन, सिफिलाइजेशन का मतलब आप लोग को पता है, नहीं पता है तो बुक में जाके आप पढ़िए। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा पॉइंट क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, ये डायरेक्शनल मूवमेंट। अब आपको जो भी लिखना है की पॉइंट्स में यही लिख दीजिए कि किस तरह से ब्रेन अपनी एक रिस्पेक्टिव पोजीशन पे जा सका है और वो किस तरह से बॉडी को कंट्रोल मैकेनिज्म करता है, वो सिमेट्री के द्वारा कैसे हो सका, बस यहीं पे की पॉइंट्स में आप लिख दीजिए। ठीक है, उसी तरह से बॉडी वॉकिंग सिस्टम कैसे हुआ, क्योंकि ऑर्गन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बॉडी बैलेंस वे में गई, हम स्ट्रेट खड़े होना शुरू हुए। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिस कहां ऑर्गन का सही पोजीशन में प्लेस होना। सिमेट्रिकल क्या है, प्लेस ही तो होना है। मतलब जो आपका जो इस तरह से इवॉल्व हुई है बॉडी, एग्जांपल के लिए आइए, जाइगोट से लेके जब कंप्लीट ह्यूमन बनता है, उसके बीच में सिमेट्री का इवोल्यूशन हुआ है। तो क्या हुआ है, आपका जो प्लेसमेंट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कार्डियक ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गेस्टेशन, ब्रेन, लिम्ब, इन सब का अरेंजमेंट आप देखेंगे इस तरह से हुआ है कि इस तरह से हुआ है कि बॉडी आपकी वेल बैलेंस में हो और आप इरेक्ट पोजीशन पे चल सकें। ठीक है, तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का इसका मतलब है। और यहां से बनने के लिए क्या 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 होगा, अब आप देखोगे ऑर्गेनाइजर हुआ, हॉक्स जीन हुआ, पैटर्न फॉर्मिंग जीन हुआ, या जो भी जो प्रोसेस आपका हो जाए, मॉर्फोजेंस हो गए, ये इस तरह से सिक्रीट होते हैं या फंक्शन करते हैं कि बॉडी का जो डेवलपमेंट है, वो जो आपका जो फर्स्ट वीक से लेके जो 36 वीक के बीच में जो डेवलपमेंट है, ये पूरा रेगुलेटेड फॉर्म में होता है। तो इवोल्यूशन ने ही डिसाइड कर रखा है कि किस तरह से जीन फंक्शन करेगी ताकि बॉडी वेल सिमेट्रिकल वे में होगी और ऑर्गेनाइज वे में हो सकेगी, है ना। तो सिग्निफिकेंस का जब कंसेप्ट आएगा तो आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, है ना। और ये किस तरह से सिमेट्री नेचर ने डिसाइड किया है और आपके डेवलपमेंट बायोलॉजी में ये किस तरह से रिलेट करेंगे, वो यहां से कंसेप्ट आपका आएगा। तो सिमेट्रिकल वे में है। और बात यही ऐसे नहीं है, इसका अगर मेडिकल सिग्निफिकेंस में अगर जाएंगे तो आप खुद सोचिए कि जैसे ही आपका मतलब प्रेगनेंसी होती है तो अल्ट्रासाउंड ये सब चेक किया जाता है। अगर वो जो फीटस है, जब 3 वीक में, 9 वीक में या 6 वीक में, यहाँ पे जो फीटस है, अगर उसकी सिमेट्री कहीं से भी गड़बड़ होती है, बात समझे ना, अगर उस फीटर का जो अल्ट्रासाउंड में चेकिंग में अगर सिमेट्रिकल जो पर्टिकुलर स्टेज में एक सिमेट्री डिसाइडेड होती है उस तरह से होना चाहिए, अगर वो सिमेट्री आपको सही नहीं लगती है डॉक्टर को, तो वो उसकी फिर आगे की जांच करता है। अगर वो भी उसमें भी देखता है पूरी तरह से, अगर नहीं होता है फिर जेनेटिक टेस्टिंग होगी, और सारी चीजें अगर नहीं सही होती है तो फिर उसको अबॉर्ट करने को बोल दिया जाता है। तो सिमेट्री बेसिकली आपके मेडिकल सिग्निफिकेंस भी है वहां पे कि किस तरह से आप इसको मतलब कह सकते हैं कि मेडिकली आपको भी इंपॉर्टेंट है कि सिमेट्रिकल डेवलपमेंट टाइप में ही इसको देखा जाता है ताकि किसी डिजीज का प्रोग्रेशन स्टार्ट नहीं पता चल सके। क्योंकि डेवलपमेंट जो डिफॉर्मिटी होता है, जो आपके सिलेबस में है टीरेटोजेनेसिस, ठीक है, टीरेटोजेनेसिस क्या है, शुरुआत में ही जो आपकी बॉडी की सिमेट्री है उसको गड़बड़ कर देगा, सिमेट्री डिफेक्ट शुरुआत में ही आएगा। तो ये जो आपका जीन थेरेपी, जीन काउंसलिंग, ठीक है, ये जो आपके सिलेबस में है ह्यूमन जेनेटिक डिजीजेज, ये सब क्या है, सिमेट्री जैसी ही इनिशियल लेवल पे गड़बड़ होती है यहाँ से डिटेक्ट किया जाता है। बाकी अदर जो मॉलिक्यूलर मेथड है, ब्लड मेथड है या इम्यूनोसेंटिस के मेथड से उसको चेक किया जाता है।
तो सिमेट्री का जब आप सिग्निफिकेंस लिखेंगे या बाकी जो फैक्टर लिखेंगे वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आपको रियल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके लिखना है, तब आपका जो मार्क्स है वो ज्यादा होगा। अदरवाइज आपके पास जो सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स हैं सिमेट्री में वो आपके पास ज्यादा अच्छे नहीं है। ठीक है, अब आगे आइए, राइट डाउन द स्टेटस ऑफ प्रोटिस्टा। ये बुक में भी दिया है, अब इस स्टूडेंट ने इतना ज्यादा वर्ड का इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, यही नहीं करना है। कंटेंट इसमें सब कुछ है, मगर कंटेंट को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये कि पहले इसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है विटेकर का क्लासिफिकेशन का, कि क्यों प्रोटिस्टा को किंगडम बनाया गया, एक अलग से फाइलम बनाया गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, उसके की फीचर्स लिख दीजिए प्रोटिस्टा के। अब की फीचर्स लिखने के लिए पूरा डिटेल नहीं लिखना है आपको, की फीचर्स ऐसे लिखना है 1 2 3 4 1 2 3 4, बस की पॉइंट लिखना है, आप पूरा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप। ठीक है, फिर आप बताएंगे क्यों रीजन ऑफ चेंज। अब जैसे इस स्टूडेंट ने रीजन ऑफ चेंज लिखा है तो इसने पूरा सेंटेंस एक्सप्लेन किया, यही नहीं करना है। अब लिखा है पॉलीप्लॉइडी या मॉलिकुलर मान लीजिए, ये रीजन ऑफ चेंज आप ऐसे करिए 1 2 3 4 1 2 3 4, जी आपको रीजन लिखना है, बस खत्म। इससे ये जो इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस आप बनाने के इतने जो सेंटेंस हैं ये एग्जाम में नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें बहुत से पॉइंट है। फिर आपको प्रेजेंट स्टेटस में इस वाले पॉइंट में आपको थोड़ा बहुत जो टाइम देना एक्स्ट्रा ये आप दे सकते हैं, क्योंकि ये चीजें स्टूडेंट नया स्टूडेंट नहीं लिख पाएगा। तो इसमें आप मॉडल आंसर भी होगा इसका, एक हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए, ये मतलब मॉडल आंसर में देखिए आपको डिटेल में दिया जाता है ताकि आप अंडरस्टैंडिंग कर सके। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ प्रोटिस्टा। अब देखिए इसमें आपको दिखाया गया कि किस तरह से प्रोटिस्टा अपनी अपनी स्टेटस में आया और क्या करंट पोजीशन है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले लिखना है कि क्यों इसको पहले किंगडम बना गया, है ना, अर्नेस्ट हैकेल का जो थर्ड किंगडम है प्रोटिस्टा, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे देंगे। फिर उसके बाद की फीचर्स लिखेंगे प्रोटिस्टा का। फिर व्हाई देयर इज ए चेंज हुआ, चेंज क्यों हुआ, रीजन ऑफ चेंज, व्हाई चेंज इन स्टेटस, चेंज इन स्टेटस। उसके बाद आपको प्रेजेंट स्टेटस लिखना है, ये आपका प्रेजेंट स्टेटस लिखना है। तो आपको ये वाला सेंटेंस बनाना है इंट्रोडक्शन वाला। ठीक है, फिर चेंज इन स्टेटस में ये जितने पॉइंट्स हैं आपको दिख रहा है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक, ये आपको इस तरह से बस नॉर्मल ऐसे करिए, रीजन ऑफ चेंज 1 2 3 4, पहला मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स, हेट्रोजेनिटी, इवोल्यूशनरी, है ना, मोनोफाइलिक रिक्वायरमेंट, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ऐसे लिखेंगे। जो भी लिखना है आपको कीवर्ड से बस इतने में एक्सप्लेन करना है। अगर आप इसको इतने बड़े बड़े सेंटेंस बनाने का चले जाएंगे तो ये आपके काम का नहीं। हमें हमारी मजबूरी है, हम आपको इस तरह से आंसर देते हैं ताकि आप उसको अंडरस्टैंडिंग भी हो सके, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा ना कि आपने 100 वर्ड पढ़े कि 100 के 100 आपको याद रहेंगे। वहां तो 60-70% ही याद रहेगा, वो भी ये 60-70% तब याद होगा जब 5 से 6 बार आपका रिवीजन होगा। ठीक है, अब आगे आइए, इसी तरह से राइट डाउन, ये बायलेट्रिया, सिमेट्री, रेडिया है। अब उसी कॉपी में फिर से आते हैं। अब ये पैराजोआ का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये इसका कंटेंट अच्छा है, बट यहाँ पे एक फ्लो चार्ट हमने दिया हुआ है, वहां पे आपको ट्री दिखाना होगा, एक हम आपको देते हैं। ये जो आप देखिए ये पैराजोआ का स्टेटस वाला है। ठीक है, ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको रट के रखना है और इसको आपको बना के आना है। ठीक है, ये बुक में हमसे मिस हो गया है, ये हमसे आप लोग ले लीजिएगा। ये जो मतलब ये जब भी आप पैराजोआ का स्टेटस लिखेंगे तो ये वाला आपको बना के आना है। उसके बाद वो जो कोनोफ्लैजेलेट्स की थ्योरी है इसके बारे में एम्फेसिस करना है। तो आपको कंसाइज वे में तब लिखना आएगा जब आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम बेस्ड आंसर देना है। ठीक है, अब आप कुछ अच्छी कॉपी डिस्कस करते हैं। अच्छी सारी कॉपी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टूडेंट का क्या है कि लिखने का अपना अपना तरीका है, मगर बहुत लेंथी वे में आंसर नहीं लिख सकते।
अब स्टूडेंट को देखिए, इस स्टूडेंट ने की कॉपी कर लिखने का तरीका आप देखिए। अब आइए ये कॉपी हम आपसे एक दूसरी कॉपी डिस्कस करते हैं। ये है पेरिविस्टल सिरो का क्वेश्चन एंड एरिस्टोटल लैंटर्न के बारे में पूछ दिया है। ये 10 नंबर में दोनों चीजें पूछ दी गई हैं। स्टूडेंट ने कितनी इफेक्टिवली क्या है 10 नंबर में दोनों चीजें लिख दी हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, डायग्राम बनाया, स्ट्रक्चर लिखाया, फंक्शन लिखाया, कहानी खत्म। ठीक है, अब ये देखिए 10 नंबर में आपसे पूछा गया म्यूटेबल कनेक्टिविटी, शॉर्ट में ये बता दिया, ये डायग्राम बना दिया और ये एक्सप्लेन कर दिया मेन इसका फंक्शन, और उसके बाद रिलेटेड जो फैक्ट है इसने 10 नंबर में एक्सप्लेन कर दिया। आप इससे ज्यादा एग्जाम में 10 नंबर में नहीं लिख पाएंगे, आप समझिए। ये ब्रैंकियल रेस्पिरेशन के पाइला में पूछा है, ये बता दिया, एक्सट्रैक्ट वाटर ये की पॉइंट है, एक्वेटिक होता है ये बताना जरूरी है इसमें, और उसके बाद ये डायग्राम जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो बना दिए, और मैकेनिज्म कितनी सिंपल वे में फ्लो डायग्राम में बना दिया। अगर इसी चीज को अगर स्टूडेंट क्या करता है, अगर बहुत ज्यादा डिटेल में करने की कोशिश करता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये ऐसा नहीं करना है हमें। तो इस स्टूडेंट की आप कॉपी देखेंगे तो बहुत ही सिंपली अपने स्पेस में, अपने लिमिटेड टाइम में बहुत इजीली हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको यही करना है, छोटे छोटे डायग्राम बनाने हैं, उसके साइड में ही लिखना है, जो भी लिखना है की पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये जो हार्मोन का लेवल पे कहाँ कहाँ क्या होगा, कितनी सिंपली वे में इसने एक्सप्लेन कर दिया और साइड में डायग्राम बना दिया। तो हार्मोन का रेगुलेशन मेटामॉर्फोसिस में बार बार आता है, तो आपको क्या करना है, रेट्रो सेरेब्रल कॉम्प्लेक्स वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला, और उसके बाद ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला कंटेंट इस तरह से प्रिपेयर कर लेना है कि किस स्टेज में कौन सा हार्मोन का रोल होता है, ये आपने तैयार कर लिया और ये डायग्राम तैयार। इससे ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं है, वहां पे पॉसिबल ही नहीं है आप इससे ज्यादा लिख पाएंगे। ठीक है, अब ये है अकाउंट ऑफ फीडिंग मैकेनिज्म मोलस्क का छोटा सा डायग्राम हुआ, और उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो जो की स्ट्रक्चर है ये हो गया, और उसके बाद आप देखेंगे जो फीडिंग बिहेवियर है। यहाँ पे आते आते स्टूडेंट का लग रहा है हाथ थक चुका है, तो ये आपको ये समझने का जरूरत है कि आपको जो आंसर लिखना है वो फ्लो चार्ट डायग्राम बेस्ड ही लिखना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको ना प्रैक्टिस से ही आएंगी। ऐसा आपको नहीं होगा कि एक ही दिन में आप सब कुछ दोनों सारी चीजें आप कर पाएंगे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है इसलिए आपको मैं सही से बता नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ये मगर लिखने का जो तरीका है स्टूडेंट का आप देखोगे ना तो ज्यादा बेटर है बाकी कंपैरेटिव स्टूडेंट के हिसाब से, क्योंकि इसने जो वर्ड लिमिट है, टाइम लिमिट है, इसमें लिखना इस अप्रोच से पॉसिबल है, और जो कंटेंट की जरूरत है उसने फुलफिल भी किया हुआ है। बाकी बहुत सारी क्वेश्चंस में नहीं होगा, जैसे यहाँ पे इसने नहीं पूरी तरह से फुलफिल किया है, मगर जो लिखने का अप्रोच है वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी का मॉडल आंसर कॉपी हमने बनाई थी वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब ये कॉपी जो है इसमें आपको सिंपल वे में कैसे लिखना है। क्वेश्चन है, राइट व्हाट आर द साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स एंड व्हाट देयर रोल इन रिप्रोडक्शन। अब साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल बेसिकली अभी हो सकता है कुछ स्टूडेंट को पता हो कुछ ना पता हो। अब देखिए ध्यान से, रोल ऑफ साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल इन रिप्रोडक्शन, ये आपको कप्पा पार्टिकल किस तरह से फंक्शन करता है, इतना छोटा सा डायग्राम बनाना था यहाँ पे, और आपको बता देना कि किस तरह किलर की तरह काम करता है। ये आपको कॉन्जुगेशन जो आपका होता है, मैं अभी अभी आपको डिटेल बता रहा हूँ। ये बेसिकली ये क्वेश्चन पूछने का एक लॉजिक रीजन क्या है, आपके सिलेबस में कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, और कॉन्जुगेशन जो पैरामीशियन में सक्सेसफुल हो, दो स्पीसीज के बीच सक्सेसफुल होना और ना होना किस चीज पे डिपेंड करता है, कि दोनों जो स्पीसीज हैं ए और बी सेम स्ट्रेन की होंगी तभी जाके कॉन्जुगेशन सक्सेसफुल होगा। अगर डिफरेंट स्ट्रेन के हैं तो क्या करेगा, सपोज करिए ए है और ये बी है, तो बी क्या करेगा, एक ऐसा स्ट्रेन रिलीज करेगा कप्पा पार्टिकल से कि इसकी ये डेथ करा देगा। कॉन्जुगेशन के समय इसमें टॉक्सिन रिलीज करेगा और इसका डेथ हो जाएगा। बात समझे ना। तो ये है कहानी। ये आपको रोल ऑफ जो साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल है, जब आप कॉन्जुगेशन करेंगे तो उसके साइड में ये रोल ऑफ कप्पा पार्टिकल्स को लिखेंगे। उससे क्या फायदा होगा कि आपको 1 नंबर या 1.5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि आप कॉन्जुगेशन में कैसे रेगुलेट हो रहा है, कैसे सक्सेसफुल हो रहा है, उसमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने का पर्पस यही था ताकि इस नॉलेज को आप कहां पे अटैच कर सके, कॉन्जुगेशन में अटैच कर सके। ठीक है, अब आगे चलिए, ये क्वेश्चन सिंपल हो गया।
अब राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑफ स्केलेटन ऑफ पॉरीफोरा। आप इस चीज में देखेंगे बहुत ही कम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और सिंपली जो जो काम की चीजें हैं उनको लिख दिया गया है। तो इसी तरह से आपको ध्यान देने की बात है। अब ये चीज प्लाज्मोडियम जो है इसका मैं आपसे बोलूंगा कि कभी भी एक कई जगह बुक में ऐसा दिया है कि पूरा कंप्लीट डायग्राम दिया है जिसमें से आपका इर्थ्रोसिटिक साइकिल, साइजोगोनी और एसेक्सुअल और सेक्सुअल साइकिल सब एक ही डायग्राम में दिया है। मैं आपको उसमें डिस्करेज करूंगा। प्रॉब्लम क्या है, आजकल ना अलग अलग क्वेश्चन पूछने लगा है। एसेक्सुअल अलग पूछने लगा है, सेक्सुअल फेज अलग पूछने लगा है, इर्थ्रोसिटिक कार्नी लीवर साइगोनी अलग पूछने लगा है। उस कंडीशन में आपको ट्रबल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है आप उसके फ्रैगमेंट्स में तैयार करिए। उसका फायदा ये भी है क्योंकि एक कंप्लीट जो साइकिल जो बुक में दी है इतने स्पेस पे बना पॉसिबल नहीं। और जब आप बना नहीं पाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि इतने स्पेस में वो पूरी बड़ी साइकिल बहुत इफेक्टिवली बना नहीं पाएंगे तो एरर होगा। और एरर अगर डायग्राम बनाने में हुआ तो ये पूरा पन्ना खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसकी जो सेगमेंट में 3 डायग्राम बुक में दिया होगा इसको अलग प्रिपेयर कर लीजिए, इसको अलग और ये वाला अलग। इससे बेटर ये होगा कि आपका एरर भी होगा ना तो इतना सा छोटा सा स्पेस खराब होगा और आप इजीली एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको लिखना और भी ज्यादा बेटर है और कंपैरेटिवली मतलब लिख पाना बहुत ज्यादा बेटर है बजाय कि कंप्लीट डायग्राम में जाकर लेना। क्योंकि जब तक आप रियल एग्जाम में जाते नहीं है तब तक आपको स्पेस का एसेस नहीं पता चलता। तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी होना चाहिए कि उसमें हेडेक ना हो। ठीक है, ये आपने देखेंगे कि 10 नंबर में किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। आप लोग में अक्सर क्वेश्चन होता है कि 10 नंबर में हम कैसे सर पूरा प्लाज्मोडियम का साइकिल लिखेंगे। ये यहाँ पे देखे कुछ भी एक्सप्लेन, जब आप 10 नंबर में आएंगे तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आपने साइकिल बना दी, दैट्स इनफ। उसके बाद आपने एसेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज आपने दोनों इसमें दिखा दिया। सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें आप उसमें थ्योरी भी ऐड करने लगेंगे ये तो 10 नंबर में नहीं होगा। अब इसमें ट्रीटमेंट में अक्सर स्टूडेंट का जब आता है तो वो खाली मेडिसिन लिख के चला आता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूरा प्रिकॉशन बताता है क्या क्या चीज लेनी है, क्या क्या नहीं लेनी, कौन सी दवा लेनी है, किस टाइम पे लेनी है और किस चीज से बचाव करना है। तो उसी तरह से जब मॉस्किटो की बारी में आएगी तो वेक्टर कंट्रोल, केस मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेजर, कम्युनिटी एजुकेशन, सर्विलांस मॉनिटरिंग, आपको पूरी मैकेनिज्म देने हैं। उसके साथ साथ अगर आपके पास आप जब जीएस पढ़ोगे तो आपके पास नॉलेज किस बात का होगा, गवर्नमेंट कौन सा प्रोग्राम चला रही है, कब तक इरेडिकेशन प्रोग्राम है, कौन सी नई दवा या वैक्सीन आई है, ये सारा जो करंट का नॉलेज है आपको अलग से नहीं तैयार करना। जब आप प्री में तैयारी करते हैं तो इस तरह के बहुत से नॉलेज आते हैं। आप वहां इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लिख सकते हैं। जैसे इसमें देखिएगा, एवरी ईयर मलेरिया आउटब्रेक अकर इन द वेरियस प्लेसेस इंडिया लाइक दिल्ली एंड छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा। प्रॉपर स्टडी ऑफ द मलेरिया पैरासाइट लाइफ साइकिल नेसेसरी टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड डिस्कवर न्यू मेडिसिन। मतलब क्या है कि आप जो साइकिल का स्टडी कर रहे हैं उसका पर्पस ये है कि आप उससे अवेयरनेस फैला सकें और न्यू ड्रग का डिस्कवरी कर सकें। ठीक है, तो ये एक मेन पर्पस है इस मतलब जो आप लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। अब इसी तरह से आप देखोगे लाइफ साइकिल ऑफ एरिया विल हेल्प फॉर इलस्ट्रेटेड डायग्राम। एक तरीका क्या होता है, लाइफ साइकिल आप सर्कल में बनाते हैं। मैं सर्कल में बनाना में सबसे बड़ी समस्या क्या होती, एक पेज में डायग्राम होता है, उसका एक्सप्लेनेशन दूसरे पेज में होता है। तो वो जो लिंक होता है आपको बार बार पन्ना पलट पलट के देखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या लिखा है। एग्जाम हॉल में जब जाएंगे ना तो इस पेज में अगर आपने सपोज करिए सर्कल वाला लाइफ साइकिल बना दिया और इस दूसरे पेज में जाके थ्योरी लिखते हैं तो उसमें समस्या क्या होता है, जब आप वहां डायग्राम बना के आते हैं तो इस पेज में जब आप लिख रहे होते हैं तो बार बार आपको वो पन्ना पलटना पड़ता है। और दूसरी बड़ी समस्या जब है कि अगर कोई बड़ी साइकिल है जैसे एस्केरिस की है या आप मान के चलिए फैसियोलो और टीलिया सोलियम की है, उस कंडीशन में क्या है एक पन्ने में वो डायग्राम बनता नहीं है। ठीक है, अगर आप बनाने का कोशिश भी करेंगे तो डायग्राम में जो की पॉइंट्स होंगे, जो लार्वा होंगे, वो आपको मिस ही करने पड़ेंगे। तो इससे बेटर क्या है कि आप क्या करिए, इसको इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मेटिंग हुआ, जाइगोट बना, यहाँ पे क्या पॉइंट्स आ रहा है, फिफ्थ लार्वा बना, तो डायग्राम और जो कंटेंट रिलेटेड है वो आपके साथ साथ में चल रहा है। बात समझे ना? तो ये जो साथ साथ चलने की वजह से क्या होगा आपका कि कंटेंट और ये दोनों साथ साथ, इस तरह से प्रैक्टिस में क्या होगा, आपका स्पेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजर और जो कंटेंट का क्वालिटी है बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, और आपका जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है, आपको अभी नहीं लगेगा जब तक आप एग्जाम देते हैं,
स्पेशली मतलब अगर अगर आपका साइकिल उस पेज में कहीं से भी गड़बड़ हुआ तो वो पेज पेज मतलब पूरा खराब हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस धरा रह जाता है। क्योंकि एक क्वेश्चन में इस तरह से हुआ एक पन्ना भी, जब सपोज कीजिए शुरुआत में कोई एक पन्ना डिस्टर्ब हो गया, वो पूरा कॉन्फिडेंस आपका खराब करेगा। और जो 19 क्वेश्चन में वो पूरा लो कॉन्फिडेंस से आप देंगे और बस वो पेपर ही पूरा खराब हो जाता है। तो आप इस चीज को, साइकोलॉजी को समझेंगे ना, तब आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपको प्रिपरेशन इस तरह से होना चाहिए कि आप रियलाइज कर सकें कि हमको उस टाइम लिमिट में, उस स्पेस लिमिट में लिखना है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, है ना। अब आगे आइए आगे। अब लाइफ साइकिल ऑफ लीजमानिया विद इलस्ट्रेटेड डायग्राम मेंशन ट्रीटमेंट ऑफ लीजमानिया। अब ये लाइफ साइकिल देखिए, ये भी फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन की गई है ये, ठीक है। उसके बाद ये ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को आप ना डाइवर्सिफाई करके आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स आएगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ट्रीटमेंट में मेडिसिन आप लिख के आते हैं उसमें मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि वो स्पेशली आपसे पूछा गया है। मतलब क्या है कि वो एलोकेटेड स्पेस है, उसके लिए एक अलग से नंबर है। सिर्फ आप मेडिसिन जब लिख के आते हैं तो मतलब है कि आप सही से उसको डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लाइफ साइकिल ऑफ वुचेरिया के बारे में पूछा है। आप सिंपली देखिए कितने कंसाइज वे में आंसर को लिख दिया गया है। आप, ये मैं अक्सर उसमें बता रहा था ना, अब यही अगर आप इवरमेक्टिन को सेंटेंस में लिखने के कि इसको इतने समय लेते हैं, ये सब आप करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और स्पेस बर्बाद होगा और आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सारी टेक्निक होंगी। जैसे एक्सकैरिस का लाइफ साइकिल है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे डायग्राम बन रहा है, देखिए आप यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है लिखने, यहाँ पे लिखते चले जा रहे हैं। ये आप देखेंगे किस तरह से एक्सकैरिस का जो लाइफ साइकिल इजिली एक्सप्लेन कर दिया गया। अगर इसी एक्सकैरिस को अगर आपको कहता एक पेज में बनाना है तो आपको बहुत से जो फैक्ट हैं वो एक पेज में अलग लिखने पड़ते और दूसरी जगह पे अलग लिखना पड़ता। तो डायग्राम और कंटेंट के बीच में जो इंटरकनेक्शन है वो गायब हो जाता है और वो फिर आपको, आपका ही टाइम वेस्ट होता है। वहां पे बार बार आपको पन्ना अपने लिए पलटना पड़ता है कि यहाँ पे कैसे लिखें, वहां पे कैसे लिखें। तो इस तरह से आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब साइकॉन, ये कनाल सिस्टम में अगर अक्सर आप लोग जब तैयार करते हैं ना तो उसकी ये पॉइंट आप लिखना भूल जाते हैं कि क्यों साइकॉन इफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि साइकॉन के बाद एस्कॉन आया है, एस्कॉन के बाद साइकॉन, साइकॉन के बाद ल्यूकॉन। तो इसका रीजन क्यों इसके बाद ये एफिशिएंट है ये आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। ये आपसे पूछे चाहे ना पूछे, आपको ये लॉजिक देना पड़ेगा। और डायग्राम से जो फीचर है, जब आप डायग्राम बनाएंगे उसका, ये यहीं पे आप लिख दीजिए साइड में। ये जैसे ही बनाएंगे कि कोनोसाइट, इसका यहीं पे रोक लिख दीजिए, न्यूट्रिशन में रिप्रोडक्शन। पिनेकोडर्म, इसका यहीं पे रोक दिया। ऑस्कुलम, इसका क्या रोल है, ये सब इसके डायग्राम के साइड में भी आप लिख सकते हैं। मगर इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा, ये चीज, क्योंकि ये आपको, ये जो पॉइंट है ये बताता है कि आपने सही तरीके से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये कंसाइज वे में लिखने का आदत आपको डालना होगा। अब स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में ज्यादातर जो बुक है उसमें क्या है कि स्ट्रक्चरल पॉइंट्स में दिया है, वहां पे डायग्राम नहीं है। तो आपको क्या है, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में ये इस तरह से डायग्राम प्रिपेयर करना है और साइड में यहीं पे इसी के साइड में आपको लिख देना है। अब ये इसके का डायग्राम हो गया रिप्रोडक्टिव, ये चीज फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। और रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन में कौन कौन सा एग हो गया। ये कभी कभी आप साइकिल भी छोटा सा बना सकते हैं, वहां पे मैमिलियन एग दिखा सकते हैं, वहां पे किस तरह से दूसरे लार्वा होंगे, उसकी एपिकल सेल्स होंगी जो पेनिट्रेशन के काम आती, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आंसर आपके होते हैं कंसाइज वे में। इसमें देखिए मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, डायग्राम बनाया, सब इसके साइड में ही लिखा हुआ है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन यहाँ पे मतलब मैंने जानबूझ ये कॉपी बेसिकली मॉडल आंसर की तरह बनी है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि क्यों इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम एरोबिक है, क्यों एनोरोबिक है, कहाँ से होता है, क्यों ऐसा होता है, ये सब इसी के साइड में कीवर्ड के थ्रू लिखना है। तो आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, ठीक है। ये निमोटेसिस का फंक्शन है, ये बुक में इसी फॉर्म में दिया है, आराम से आप कर सकते हैं। तो ये आप कॉपी देखने के बाद आपको लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, फ्लो चार्ट और कंसाइज वे में आपको लिखना है, ठीक है। अब इसको आप बुक से थोड़ा सा आइए, वहां पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। अब ये जो पेरिपेटस है ओनिकोफोरम, इसमें आपने ये डायग्राम बना लिया। इसी में आपको क्या करना है, ऐसे शॉर्ट में बस की पॉइंट्स लिखने हैं।
एंड आर्थ्रोपोडा। आपके जो नोट्स बनेंगे यहाँ पे 1 2 बस की पॉइंट्स लिखने हैं। मेटामेरेज, ठीक है, सेप्टेशन, ये बस इतने पॉइंट्स लिखने हैं। आप अगर पूरा डिटेल लिखने जाएंगे ना तो प्रॉब्लम होगा। और आपको रियल एग्जाम में भी इसी तरह से लिख के चले आना है, एनिलीडन करेक्टर्स और आर्थ्रोपोडन करेक्टर्स। फिर लास्ट में आपको लिख देना है। यहाँ पे हमने डिटेल में आपको दिया है, आपको बस क्या है इसका की पॉइंट्स उठाना है, बस की पॉइंट, उसमें की पॉइंट में क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है बस उतना ही लिखना है। आप अगर इतना, आपके लिए इतना नहीं है, ठीक है, फिर की फैक्टर लिखना है, फिर प्रेजेंट स्टेटस में ध्यान देना है क्या है, बस दैट्स इनफ। इसी तरह से हेमी कॉर्डेटा में क्या है, कॉर्डेट करेक्टर, कौन क्या है नॉन कॉर्डेट करेक्टर्स, ये इस तरह से आपने बनाया हेमी कॉर्डेटा, कॉर्डेट करेक्टर्स, नॉन कॉर्डेट, ठीक है। 1 2 3 4 7 से 8 पॉइंट यहाँ पे बनाया, 7 से 8 पॉइंट है। सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट लिखना है, उससे ज्यादा आप नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप ये फिर से थ्योरी लिखते हैं तो बुक का मतलब बुक में आपके अंडरस्टैंडिंग को दिया है, आपको ये 1 2 3 4 ये पॉइंट इस तरह से बनेगा। और जो एक डायग्राम है आपको बस इस साइड में एक डायग्राम बनाना है और इसके की पॉइंट्स यहाँ लिखने और लास्ट में प्रेजेंट स्टेटस आपने लिख दिया, दैट्स एनफ, ठीक है। अब आगे आइए, सिमेट्री का हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटोजोआ। अब लोकोमोशन का बात करते हैं। फ्लैजेला में अब जैसे फ्लैजेला का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपने एक डायग्राम बनाया, सपोज करिए फ्लैजेला का डायग्राम बना और उसके बाद क्या करेंगे, ये डायग्राम बेसिकली सही नहीं है, उसमें बनता है, ठीक है, ये फ्लैजेला का डायग्राम बनेगा और उसके बाद आपको सीधे इसका मैकेनिज्म बनाना है। मैकेनिज्म में ऑलरेडी ये फ्लो चार्ट दिया है, जो भी आपको ऐड करना है वो इसी के साइड में ऐड करना है। आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में ही पूछे जाएंगे, 15 नंबर में ही पूछे जाते हैं, तो इतना कंटेंट सफिशिएंट है, ठीक है। अब आइए, अब ये देखो है, हमने जो सीडोपोडियल मूवमेंट दे रखा है थोड़ा हाई क्लास का है। इसमें क्या है, आपने सॉल एंड जेल की थ्योरी पढ़ी, उसके बाद गोल्ड लेकर की एक्टिन मॉलिक्यूल वाली थ्योरी भी आई। ये आजकल के प्रेजेंट में ज्यादा मतलब सुटेबल है, ज्यादा एक्सेप्टेड फॉर्म में है। तो ऐसा नहीं है सॉल जेल गलत हो गया, बस इन्होंने क्या किया कि सोलेशन और जिलेशन को एक्टिन के पॉलीमराइजेशन और डीपोलराइजेशन के कंसेप्ट में एक्सप्लेन कर दिया है ना। और ये क्वेश्चन अभी वहां भी पूछा गया है, जब आपका ये हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ वहां तो प्री में भी इसी कंसेप्ट को पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है जिलेशन क्या है, एक्टिन प्रोटीन का जब पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो वो क्या है, जिलेशन, बस इतना ही समझने की जरूरत है। फिर सोलेशन क्या है, एक्टिन प्रोटीन का डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है तो वो क्या है, सोलेशन है, ठीक है। ये हार्ड का बॉडी का जो आपने पहले पढ़ा होगा, एक हार्ड बन जाता है आउटर सेल पे, बीच में फ्लो होता है, तो हार्ड ये बन कैसे रहा है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें आप जैसे ही अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी सारा ये फ्लो चार्ट ये पहले अंडरस्टैंड हो गया यहाँ पे, और उसके बाद ये ऑलरेडी फ्लो चार्ट दिया, बस इतना ही प्रिपेयर करना है। आपको ये डायग्राम प्रिपेयर करना है, अंडरस्टैंडिंग समझना है कि कैसे एक्टिन का पॉलीमराइजेशन हो रहा है, डीपोलिमराइजेशन हो रहा है, और कैसे बैक एंड में मायोसिन और कैल्शियम का रोल कॉन्ट्रैक्शन में हो रहा है। बस इतना सा ही आपको समझना है और उसके बाद इस फ्लो चार्ट को प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। बस इससे ज्यादा आपका कोई काम नहीं है, मतलब आपकी जो भी थ्योरी पढ़नी है उसको साइड में यहीं पे लगाना है। तो ये इस तरह से आपके नोट्स बनेंगे आप, और आपको जो भी देखना है ये सारा चीजें इसमें दिया हुआ है। ये मैं आपको पैरामीशियम में बता रहा था शायद, ये जैसे कॉन्जुगेशन आपसे बता रहा था ना कि आपको साइटोप्लाज्मिक वो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करना है। ये जो मेटिंग हुआ है ना, अगर दोनों एक स्ट्रेन के नहीं होंगे तो दूसरा स्ट्रेन क्या करेगा, वो किलर पार्टिकल्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, और दूसरे जो स्ट्रेन है, सपोज करो इसने किलर स्ट्रेन इसमें कर दिया तो इसका डेथ हो जाएगा,
आपका जो कॉन्जुगेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो फिर आपको ये चीज साइटोप्लाज्मिक की सक्सेस और फेलियर किस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि वो सही स्ट्रेन के हैं और उनका कैसे साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल का रोल। तो आपको ये एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए ये पॉइंट यहाँ पे ऐड करना होगा। बुक में दिया है, ठीक है, मगर ये शायद थोड़ा सा पीछे दिया होगा साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल के बारे में। ये प्लाज्मोबियम का लाइफ साइकिल है, ये आप देखेंगे अलग अलग दिया है। लीवर साइजोगोनी अभी कुछ समय पहले पूछा हुआ है, ये एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी ये भी पूछा हुआ है। ये सारा आपको अलग अलग डायग्राम प्रिपेयर करेंगे तो इजीली बन भी जाएगा। और जो भी कहानी लिखनी है इसी डायग्राम के साइड में लिखनी है। पेज के यहाँ जैसे ये सपोज करिए पेज है, इतने पेज में आपको ये डायग्राम बना देना है ये वाला, और जो भी कहानी लिखनी है, जो भी फैक्ट्स लिखने इधर साइड में लिखेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं इतना बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, उसके नीचे हम बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखेंगे, वहां पे आंसर नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। इस तरह से आंसर लिखेगा, इस तरह से बुक का इस्तेमाल होगा, पढ़ना है। और जो भी चीजें आपको लिखनी है, मतलब जैसे आपको प्रिपेयर करना है, ये आपका क्या है सेक्सुअल साइकिल, जो भी लिखना है इसके साइड में यहाँ लिखना है और वही चीज एग्जाम में लिखनी है। ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा ये जितना ये कहानी इसमें लिखा है ये पूरा आप लिख पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा वहां पे। उसी तरह से अब आगे, अभी ये क्वेश्चन पूछा था ना आपसे जेकेपीएससी में, अभी आपने देखा होगा डाइटरी मॉडिफिकेशन का, मतलब डेंटिशन इन डाइटरी मॉडिफिकेशन। आपको मैं ले चलता हूँ, देखिए ये बुक में डायरेक्टली दिया गया है, मॉडिफिकेशन ऑफ डेंटिशन इन मैमल बेस्ड ऑन डाइट। अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है, इसको इस तरह से आपने बेस किया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, इंसेक्टिवोरस, और जो मैमल उसमें रहते हैं मतलब वाटर में, एक्वाटिक मैमल में, ठीक है। अब इसमें आइए आप, अब देखिए इसमें वेल डेवलप्ड हॉर्स किस में आएगा, हर्बीवोरस में आएगा। मस्क डियर, हिपोपोटामस, ये एक दो डायग्राम आपको प्रिपेयर करने हैं। काऊ क्या है, हर्बीवोरस में आता है। मार्सुपियल, कंगारू, डायस्टमा। इस तरह से आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। मॉडिफिकेशन ऑफ डेंटिशन इन द कार्निवोरस, तो इसके कार्निवोरस के की पॉइंट्स आपने यहाँ से ले, सार पॉइंटेड की, सार पेज होता है, रिड्यूस एब्सेंट मोरल होता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जब हर्बीवोरस वाला है, हर्बीवोरस में किसी एक का एग्जांपल लिया, सपोज करिए काऊ का लिया, उसका डेंटिशन का आपने डायग्राम बना दिया और की फीचर लिख दिया, डायस्टमा और उसका क्या क्या काम है। उसी तरह से कार्निवोरस का किया उसके इंसाइजर कनाइल का शेप कैसा क्या होता है, किस तरह से मॉडिफाई है फ्लैश के वजह से, और उसमें एक डायग्राम बना दिया वहां से चूज करके। उसी तरह इंसेक्टिवोरस जो मैमल्स होते हैं उनका आपने फीचर्स लिखा कि इस तरह से कस्प सेट होते हैं, क्यों सीजर्स होते हैं उसमें, वहां पे इसके बाद डायग्राम किया। वाटर का सिटेशिया आपने ऑलरेडी एक्वेटिक मैमल आपके सिलेबस में है, यहाँ पे की फीचर लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे डायग्राम बना दिया। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। हमको बुक में डिटेल देनी पड़ती है क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी तो बढ़ानी है ना। मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये कार्निवोरस का डायग्राम है, आप वहां पे प्रिपेयर कर लीजिए, जो भी लिखना है इसके फीचर्स इसके साइड में लिख दीजिए कि काइनाइन बड़ा होता है, मोलर में भी सार पेज होते हैं, ये सारी चीजें आपको करनी है। मॉडिफिकेशन डेंटिफिकेशन ओमनीवोरस मैमल्स, ठीक है। स्पेशलाइज्ड केस ऑफ मॉडिफिकेशन इन डेंटल रोडेंट्स, ये रोडेंट्स में बारे में दिया, लैंगोमार्क्स के बारे में दिया हुआ है, डेंटिशन इन एलिफेंट दिया हुआ है। तो ये आप इस तरह से आप एग्जांपल लेके आप करेंगे, बहुत इजीली आपका वहां पे हो सकता है। तो एग्जाम में पूरा ही दिया हुआ था, मतलब आपको बस इसको अगर आपने पढ़ा भी होता ना एक सरसरी नजर से तो भी आसानी से हो जाता, ठीक है। अब ये 10 नंबर में सपोज करिए आपसे मोनोट्रीमाटा ही आ जाता है, इतना ही आंसर बहुत है, इतना ही लिख के चले आएंगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, बाकी प्रेजेंट लास्ट में जो ये थोड़ा सा फाइलोजेनेटिक के बारे में लिखना इतना है। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया है कि कैसे बेसिकली लिखना है और कैसे बुक का इस्तेमाल करना है। एक चीज बात आपको समझने की जरूरत है कि सब कुछ एक साथ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आंसर राइटिंग हम इस्तेमाल करेंगे और पहले दिन से ही हमारा सब कुछ सही जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप पहले जब स्टार्ट करेंगे तो पहले कंटेंट याद होगा, फिर धीरे धीरे कंटेंट में याद होगा, इसी ड्यूरेशन में आपका क्या होगा, डायग्राम प्रिपेयर होगा, फ्लो चार्ट के बेस में आंसर लिखना स्टार्ट होगा, फिर जाके आपका कंसाइज वे में, वेल स्ट्रक्चर वे में आंसर आना स्टार्ट होगा। ये सारे स्टेप वाइज प्रोसीजर है, ठीक है। ये स्टेप वाइज प्रोसीजर है, आपको इस फेज से जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप
आप सोच रहे होंगे कि पहले दिन आंसर स्टार्ट करेंगे और ऐसा हो जाएगा, तो ये आप इमेजिनेशन करिए और इस टाइम को सही से इस्तेमाल करिए। एक बुक को सपोज करिए मास्टरिंग जूलॉजी का कंटेंट है, इस बुक को एक टाइम लिमिट में खत्म करिए। एक बुक को 20 दिन से ज्यादा अगर आपको लगता है तो फिर उसको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, ठीक है, मगर पढ़ना तब भी पड़ेगा। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो हो सकता है उसके लिए उसमें ज्यादा टाइम लग जाए, मगर कोई बात नहीं। उसके बाद उसको अच्छे से पढ़िए, फिर उस पर आंसर लिखिए, फिर धीरे धीरे कमांड बनेगा, फिर छोटा छोटा डायग्राम बेस साइड में लिखना, फिर फ्लो चार्ट बेस का नोट्स बनेगा। ये सारा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। इस प्रोसीजर में क्या होगा कि आपको सारी चीजें माइंड में याद होना स्टार्ट हो जाएंगी और आप बहुत इजीली आंसर करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अब स्टार्ट करिए आंसर को अप्रोच करना, और जहां जहां प्रॉब्लम होगी हम देखेंगे। कल से वीकली टेस्ट भी है, तो वहां पे ये सारी चीजें करने का कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।